हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 10 की बुक राजस्थान का इतिहास या संस्कृति अपने यूट्यूब चैनल पर चल रही है। इसमें हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय नंबर 1 का राजस्थान का इतिहास एक परिचय। आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी पुनः समाप्त होने लगी। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे वे राजपूत राजवंश कहलाए। इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्वी मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है, इसलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? स्मिथ ने लिखा है कि वे राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य पर इतने प्रभावशाली हो गए कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय राजपूत युग कहा जाता है। 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी के समाप्ति तक के समय को क्या कहा जाता है? राजपूत युग कहा जाता है। यह बात किसने कही थी? इतिहासकार स्मिथ ने कही थी। राजपूत कौन थे? यह प्रश्न आज भी उलझा हुआ है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह सर्वमान्य हो। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटक व बाणभट्ट के हर्षचरित तथा कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। चीनी यात्री हेनसोंग ने भी जो हर्षवर्धन के समय आया था, राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा है। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया है कि यह मत सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रिय के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे। उनके मत व उस पर अन्य विद्वानों की टिप्पणियों को भी हम जानेंगे। तो वैदिक आर्यों की संतान किस किस विद्वान ने माना है राजपूतों को, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा सीवी वेद ने राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण यानी राजन्य वर्ग की संतान मानते हैं। वैदिक आर्यों की संतान कौन मानते हैं? इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वेद, ये दोनों राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक आर्यों की संतान मानते हैं। उनके कथानुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रिय की तरह अश्व तथा अस्त्र की पूजा करते हैं। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास रहा। उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से भी ये प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान है। अगला सिद्धांत है अग्निकुंड से उत्पन्न। चंद्रबरदाई कौन थे? अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान था। ने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। तो अग्निकुंड से उत्पन्न किसने बताया? चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई कौन था? अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान था। इन्होंने बताया है कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई थी। उसने लिखा है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी और मलमूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने हेतु यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए जो परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। कौन कौन से योद्धा उत्पन्न किए थे उन्होंने? परमार, पहला था परमार, दूसरा चालुक्य और तीसरा प्रतिहार। किंतु जब ये तीनों रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया जो प्रथम 3 से ज़्यादा ताकतवर और हथियारों से सुसज्जित था, जिनका नाम था चौहान। जिनका नाम क्या रखा गया? चौहान रखा गया। चंद्रबरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड यानी यज्ञ कुंड से की गई है। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया है। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे या प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि या विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों शक, हुण, युची आदि की यज्ञ यानी अग्नि द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया हो और यह कथा इसी घटना की साहित्यिक प्रस्तुति हो। तो दोस्तों, राजस्थान जी के पॉइंट 360 यही अपना
टेलीग्राम चैनल भी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा। फिर भी हमारे चैनल का नाम है राजस्थान GK पॉइंट 360। टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों से एक ही नाम है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। अगला है ब्राह्मणों की उत्पत्ति का सिद्धांत। ब्राह्मणों की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम डॉक्टर DR भंडारकर ने गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई है। किसने? DR भंडारकर ने बताई है। राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं, जिसमें वसुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का अकाटेमी प्रमाण है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गोहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गोहिदत्त का वंशज बताया है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में भी यह स्वीकार किया कि गोहिलोत नागर ब्राह्मण गोहिदत्त की संतान है। किंतु कुछ अन्य इतिहासकार जैसे डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहित को गोत्र अपना लेते थे, इस कारण यह भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं। अगला अपना सिद्धांत विदेशियों की संतान। विदेशियों की संतान। राजस्थान के इतिहासकार लेखक जेम्स टोंड ने लिखा है कि राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज है। टोंड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उनका मत है कि ये विदेशी जाति 6वीं शताब्दी के लगभग आक्रमणकारियों के रूप में भारत आई और इन विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्होंने अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया। टोंड ने राजपूतों को शक व सीथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया है कि राजपूतों के रीति रिवाज शक, सीथियन और गुणों से मिलते हैं, जैसे अश्व पूजा, अश्वमेघ, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि। अतः दोनों जातियां एक ही है। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई और स्मिथ ने राजपूतों को हुणों की संतान बताया। इतिहासकार स्मिथ ने क्या बताया? हुणों की संतान बताया। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूत ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया। इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्र से बताते हैं। मतलब राजपूत खुद अपनी उत्पत्ति वो किससे बताते हैं? सूर्य व चंद्र से बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाजों की शक या सीथियन के रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना भी समुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने से पूरे भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित थी और अश्वमेध भी पहले से ही ज्ञात था, जैसे कि महाकाव्य में साक्ष्य प्रमाणित होता है। उपयुक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को उत्पत्ति आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। यह भी स्थापित सत्य है कि जो विदेशी जातियां भारत में आई और स्थायी रूप से यही निवास करने लगी, उन्हें भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं में समाहित कर लिया। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य अथवा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन सत्य है कि इतिहास में उन्हें महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा है। आगे हम राजस्थान के प्रमुख राजपूत राजवंशों का परिचय। राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय। सबसे पहले पढ़ेंगे हम गोहिल वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, यानी उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ था इसके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। गोहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया था। गोहिल वंश ने कहाँ शासन किया था? मेवाड़ में। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गोहिल के नाम से हुआ है। गोहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित है। अब्बुल फजल ने इन्हें ईरान के शासक नौशेका से संबंधित करता है, तो कर्नल टोंड इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। वहीं नैणसी व गोपीनाथ शर्मा इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईसा पूर्व में
लगभग गोहिल ने अपना शासन स्थापित किया। गोहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन हुआ? बप्पा रावल हुआ। अगला है बप्पा रावल। बप्पा रावल का शासनकाल था 734 से 753 ईस्वी। राज प्रस्तुति के अनुसार 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। बप्पा की राजधानी नागदा थी। बप्पा की राजधानी कौन सी थी? नागदा थी। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंगजी नीलकुलिस मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंगजी गोहिल वंश का कुल देवता थे। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। किसके अनुसार? गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम था क्या था? कालभोज। और बप्पा कालभोज की उपाधि थी। वीर विनोद के रचनाकार कवि राज श्यामल दास ने लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था। ये क्या बताता है? खिताब बताता है। कौन? वीर विनोद के रचनाकार कौन थे? कवि श्यामल दास ने। बप्पा ये बताता है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं था अपितु ये एक खिताब था। ऐसी मान्यता कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मारमोरी के यहाँ सेवा में था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उसने उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसलिए इतिहासकार सीवी वेद उसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल कौन था? फ्रांसीसी सेनापति था जिसने यूरोप के में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया से करते हैं। इतिहासकार सीवी वेद बप्पा रावल की तुलना किसे कहते हैं? चार्ल्स मार्टेल से करते हैं, जो कौन थे? फ्रांसीसी सेनापति थे। अगला है अपना चेत्र सिंह का शासनकाल था 1213 से 1253 ईस्वी। गोहिल के वंशज चेत्र सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो चेत्र सिंह ने मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया था? चित्तौड़ को चेत्र सिंह ने परमारों से छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। और 1227 में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया। भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 में। किस किस के बीच? मेवाड़ के शासक चेत्र सिंह और दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश के बीच में हुआ था, जिसका वर्णन जय सिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मर्दन में मिलता है। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। किस ग्रंथ में? जय सिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मर्दन में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने चेत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा चेत्र सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। अगला है अपना रतन सिंह का शासनकाल था 1302 से 1303 ईस्वी। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक व्यापारिक उपयोगिता थी। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ आक्रमण के कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बतलाया गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह और उसके सेनापति गोरा बादल वीरगति को प्राप्त हुए तथा रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर कर लिया। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार कौन था? अमीर खुसरो, जो इस युद्ध में सम्मिलित था। उसने अपना ग्रंथ लिखा खजाइन उल फतुह में इस आक्रमण का वर्णन किया है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिरज खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया। तो अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ गढ़ को जीतकर वहाँ अपने इसका पुत्र कौन था? खिरज खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया और चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रखा? खिरजाबाद। और रतन सिंह मेवाड़ के गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। अगला है अपना राणा अमीर का शासनकाल था 1326 से 1364। सिसोदा ठिकाने का जागीरदार अमीर ने 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार कर गोहिल वंश की पुनः स्थापना की। तो गोहिल वंश की पुनः स्थापना किसने की थी? राणा अमीर ने। कौन था ये? सिसोदा ठिकाने का जागीरदार था। और 1326 में इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार किया और दोबारा गोहिल वंश की स्थापना की थी। सिसोदा का जागीरदार होने से सिसोदिया कहा गया। अमीर के दादा लक्ष्मण सिंह, अमीर के दादा कौन थे? लक्ष्मण सिंह, जो अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाने लगे। मेवाड़ के शासक सिसोदिया किसके बाद कहलाने लगे? राणा अमीर के बाद में। अमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी गई है।
रणा-मीर को मेवाड़ का उद्धारक की भी संज्ञा दी गई है। रणा-मीर विषम घाटी पंचानन विकट आक्रमणों के सिंह दस्य की संज्ञा भी दी गई है। किसमें दी गई है? रणकुंभा के कीर्ति स्तंभ परिस्थिति में विषम घाटी पंचानन की संज्ञा रणा-मीर को दी गई है। अमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को भी परास्त किया। अगला है अपना महाराणा लाखा। महाराणा लाखा का शासनकाल था 1382 से 1421 ईस्वी। 1382 में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। मारवाड़ के रणमल की बहन असाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चूड़ा के साथ होना था, मगर परिस्थितिवश ये विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। इस विवाह के साथ ये शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चूड़ा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। चूड़ा के को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। चूड़ा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। चूड़ा कौन था? महाराणा लाखा का पुत्र था और इसका विवाह मारवाड़ की महारानी हंसाबाई के साथ विवाह होने वाला था, लेकिन इसका विवाह हंसाबाई का विवाह लाखा के साथ हो गया। तो शर्त ये रखेगी कि जो मेवाड़ का उत्तराधिकारी वही होगा जो हंसाबाई के पुत्र होगा वही मेवाड़ का शासक होगा। तो चूड़ा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा और चूड़ा को इसी कारण राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। राणा लाखा के समय जावर माइंस में चांदी व शीशे की बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इसी के समय एक बंजारा ने पिछोला झील का भी निर्माण करवाया। पिछोला झील का निर्माण किसके समय में हुआ था? महाराणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण हुआ। अगला है हमारा महाराणा मोक्कल। इसका शासनकाल था 1421 से 1433 ईस्वी। मोक्कल महाराणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र था। 1421 ईस्वी में जब मोक्कल शासक बना तो अल्पायु का होने के कारण चूड़ा ने उसके संरक्षण के रूप में कार्य किया, पर जब चूड़ा को लगा कि मोक्कल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है तो वह मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। 1433 ईस्वी में मोक्कल की झीलवाड़ा में चाचा मेरा महपा पवार के साथ मिलकर हत्या कर दी। अगला है अपना महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा ज़्यादा हो जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए, कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगले भाग में पढ़ेंगे हम महाराणा कुंभा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।